हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्सी लर्निंग। अपेक्सी लर्निंग में फ्रेंड्स आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमारा हिस्ट्री का नया टॉपिक होगा मौर्य साम्राज्य। और दोस्तों, इससे पहले हमने हिस्ट्री के 6 से 7 जो है टॉपिक फिनिश कर लिए हैं, जिसमें हमारा पहला जो टॉपिक है पाषाण काल, दूसरा जो है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता, तीसरा वैदिक सभ्यता और चौथा जो है बौद्ध धर्म, पाँचवा जैन धर्म, छठा टॉपिक हमने साकत तथा शैव धर्म कंप्लीट किया है। ठीक है। और नेक्स्ट जो 7वां जो टॉपिक है हमारा 16 महाजनपद, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व भारत की राजनीतिक दशा, ये सारे टॉपिक दोस्तों कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है। और प्राचीन भारत का इतिहास हम पढ़ रहे हैं और आज का जो दोस्तों हमारा जो टॉपिक है वो मौर्य साम्राज्य है। ठीक है। तो सबसे पहले मौर्य साम्राज्य है, इस पर हम सारे क्वेश्चन वन लाइनर करेंगे। तो क्वेश्चंस के थ्रू हम इस पूरे जो है टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद जितने भी 10 से 15 सालों में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, तो एमसीक्यू जो है बेस जो आपकी यहाँ पे प्रैक्टिस क्लास भी हम करेंगे। ठीक है। तो दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक मौर्य साम्राज्य। ठीक है। दोस्तों, हम जानते हैं कि जो मौर्य जो साम्राज्य है उसकी जो स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ठीक है। नंद वंश के जो अंतिम जो शासक हुए थे धनानंद, ठीक है, उनकी हत्या करके जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है आज का, मौर्य राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य राजवंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस मौर्य शासक का नाम बताइए जिसने बृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया और जिसका विस्तार ब्रिटिश साम्राज्य से बड़ा था। तो दोस्तों, पूरे भारत पर अपना शासन स्थापित किया था और इसका जो विस्तार है, इसके जो साम्राज्य का विस्तार है वो ब्रिटिश साम्राज्य से भी बड़ा था। तो उस मौर्य शासक का नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। तो ये पहले सम्राट थे जिन्होंने ऐसा किया था। ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की सीमा किस देश से मिलती थी? तो दोस्तों, इन्होंने अपना साम्राज्य इतना फैलाया कि जो इसकी जो सीमाएं हैं वो ईरान देश से भी मिलती थी, इसके जो साम्राज्य की। ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सम्राट ने भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया था? दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो है राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया था, किस सम्राट ने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था पूरे भारत को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो दोस्तों, इसकी रचना विशाखदत्त ने की थी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाखदत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को किसका पुत्र कहा गया है? तो दोस्तों, मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को किसका पुत्र कहा गया है? नंदराज का पुत्र। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इनके पिताजी हैं नंदराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य को किस ग्रंथ में वृषल तथा कुलहीन कहा गया है? तो दोस्तों, वृषल और कुलहीन चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है। तो किस ग्रंथ में कहा गया है? तो विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस ग्रंथ में ही चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मुद्रा राक्षस पर एक टीका लिखी थी? तो दोस्तों, मुद्रा राक्षस पर एक जो टीका लिखी थी वो धुंडीराज ने लिखी थी। ठीक है। हालांकि जो है मुद्रा राक्षस जो ग्रंथ है उसके रचयिता विशाखदत्त हैं, लेकिन मुद्रा राक्षस ग्रंथ पर एक जो टीका है वो धुंडीराज ने लिखी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवी चंद्रगुप्तम तथा अभिसारिका वंचितक, या फिर यूँ कह सकते हैं कि अभिसारिका बंधी तक नामक रचनाएं रचित है। तो दोस्तों, ये कुछ रचनाएं हैं। ठीक है। जो पहली जो रचना है आपकी देवी चंद्रगुप्तम। ठीक है। इसके अलावा दूसरी जो रचना है अभिसारिक वंचितक और जो तीसरी रचना है अभिसारिक बंदी तक। ठीक है। ये जो तीनों जो रचनाएं हैं वो किसके द्वारा रचित है ये हमें बताना है। तो ये रचनाएं रचित हैं विशाखदत्त के द्वारा। ठीक है। हालांकि दोस्तों, मुद्रा राक्षस की भी रचना विशाखदत्त ने की थी और विशाखदत्त ने जो है देवी चंद्रगुप्तम, अभिसारिक वंचितक या अभिसारिक बंदी तक ये रचनाएं भी इन्होंने रची हैं। ठीक है। ग्रंथ लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्रत कथा मंजरी। तो दोस्तों, व्रत कथा मंजरी ग्रंथ है वो किसके द्वारा रचित है? तो क्षेमेंद्र जो है ने ये रचना की है। ठीक है। तो क्षेमेंद्र द्वारा जो ये रचित ग्रंथ है व्रत कथा मंजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथा सरित सागर ग्रंथ किसके द्वारा रचा गया है? तो दोस्तों, कथा सरित सागर जो ग्रंथ है सोमदेव के द्वारा रचा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्रत कथा मंजरी तथा कथा सरित सागर में चंद्रगुप्त के किस विषय के बारे में विवरण मिलता है? तो दोस्तों, इन दोनों ग्रंथों में चंद्रगुप्त के जो है बारे में हमें विवरण मिलता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो शूद्र उत्पत्ति के विषय में मिलता है। तो मतलब वो शूद्र मानते हैं ये। ठीक है। तो व्रत कथा मंजरी और कथा सरित सागर ये जो ग्रंथ हैं ये चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र जो है से उत्पन्न मानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध ग्रंथ महाबोधि वंश के अनुसार चंद्रगुप्त राजकुल से संबंधित था, वह किस नगर में उत्पन्न हुआ था? तो दोस्तों, चंद्रगुप्त है
वो किस नगर में उत्पन्न हुआ था? मौर्य नगर में उत्पन्न हुआ था, ऐसा मानना है बौद्ध ग्रंथ महाबोधि वंश के अनुसार। ठीक है, जो कि राजकुल से रिलेटेड थे चंद्रगुप्त मौर्य, और इनका जन्म हुआ था मौर्य नगर में। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य को म्यूर पोषकों के ग्राम के मुखिया के पुत्री का पुत्र बताया गया है। तो दोस्तों जो म्यूर पोषक है, ठीक है, म्यूर पोशाक जो धारण करने वाले थे और उस ग्राम के जो मुखिया होते थे और उस मुखिया की जो पुत्री है उसका पुत्र बताया गया है चंद्रगुप्त मौर्य को। तो ये हेमचंद्र के परिशिष्ट पर्वन में बताया गया है। ठीक है, तो हेमचंद्र के परिशिष्ट पर्वन में चंद्रगुप्त मौर्य को म्यूर पोषकों के ग्राम के मुखिया के पुत्री का पुत्र बताया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस पहले विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है। तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस जो है किसने कहा है? तो ये कहा है विलियम जोन्स ने। तो विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा गया है। ठीक है, तो सेंड्रोकोटस किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस किसने कहा है? ठीक है, तो सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस दोनों ही चंद्रगुप्त मौर्य के नाम हैं। सेंड्रोकोटस जो है चंद्रगुप्त मौर्य को विलियम जोन्स ने कहा है, और एंड्रोकोटस जो है ये एरियन तथा प्लूटार्क। तो एरियन और प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य ने साम्राज्य की स्थापना किसकी हत्या करके की थी? दोस्तों हम जानते हैं कि जो नंद वंश के जो अंतिम शासक थे धनानंद, उनकी जो हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने जो मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, तो धनानंद इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंड्रोकोटस तथा सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया गया है। तो सेंड्रोकोटस और सिकंदर महान की जो भेंट का उल्लेख किया गया है, तो ये जो उल्लेख जस्टिन ने किया है। ठीक है, और दोस्तों जस्टिन कौन था? ये अशोक का भाई हुआ करता था। ठीक है, बिंदुसार का पुत्र होता था जस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य के पिता का क्या नाम था? तो दोस्तों चाणक्य के पिता का क्या नाम था? ऋषि चाणक्य। ठीक है, तो ऋषि चाणक्य है वो चाणक्य के पिता थे। और दोस्तों ऋषि चाणक्य ने अपने पुत्र का नाम क्या रखा था? तो ऋषि चाणक्य ने अपने पुत्र का नाम चाणक्य रखा था। ठीक है, तो चाणक्य के पिताजी का नाम था ऋषि चाणक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य के अन्य क्या नाम थे? दोस्तों जो अर्थशास्त्र जो के लेखक कौन है? चाणक्य हैं, और चाणक्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कौटिल्य और विष्णुगुप्त। ठीक है, तो ये चाणक्य के ही नाम है, कौटिल्य विष्णुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों में चाणक्य को क्या कहा गया है? तो दोस्तों पुराणों में जो चाणक्य को द्विजर्षभ कहा गया है। तो द्विजर्षभ जो है या फिर श्रेष्ठ ब्राह्मण, तो द्विजर्षभ या श्रेष्ठ ब्राह्मण किसे कहा गया है? चाणक्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र पुस्तक शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है, यह किसने लिखी? तो दोस्तों अर्थशास्त्र जो पुस्तक है वो शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। ये राजनीति से रिलेटेड है, और इसकी जो रचना है वो किसने की थी? कौटिल्य ने की थी, चाणक्य ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र ग्रंथ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों जो अर्थशास्त्र ग्रंथ है जिसके रचयिता कौटिल्य है, ठीक है, और इसके बारे में हमें कुछ कथन देखने हैं और बताना है कौन सा सत्य है। तो पहला कथन हमारा है, अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। तो बिल्कुल सही है, ये शासन के सिद्धांतों की पुस्तक थी। नेक्स्ट जो बी है, इसमें राज्य के सप्तांग सिद्धांत। तो दोस्तों राज्य के जो सप्तांग सिद्धांत मीन्स राजा, फिर अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र की जो है व्याख्या मिलती है। ठीक है, तो 7 जो सिद्धांत है, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र की व्याख्या मिलती है। तो ये भी सही है। और सी है, अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। दोस्तों अर्थशास्त्र जो ग्रंथ है वो राजनीति से रिलेटेड है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और नेक्स्ट जो है, इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। तो ये भी सही है। तो दोस्तों इसमें जितने भी जो ऑप्शन हैं वो सारे सही हैं। ठीक है, और ई ऑप्शन है हमारा उपरोक्त सभी सही है। तो सारी जो हैं ये अर्थशास्त्र से रिलेटेड कथन जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस ग्रंथ की तुलना में मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो किस ग्रंथ की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से साक्ष्य चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण भारत की विजय की पुष्टि करते हैं? तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य की जो दक्षिण भारत की जो विजय की पुष्टि करते हैं, जैन और तमिल साक्ष्यों से हमें पता चलता है। ठीक है, तो जैन और तमिल जो है साक्ष्यों से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य उन्होंने दक्षिण भारत पर भी विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक तौर पर समस्त भारत का एकीकरण किस मौर्य शासक के नेतृत्व में संभव हुआ? तो दोस्तों राजनीतिक तौर पर समस्त भारत का एकीकरण जो किया था वो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य की प्रारंभिक विजयों के फलस्वरूप उनका साम्राज्य हो गया था। तो उनका साम्राज्य जो है वो व्यास नदी से लेकर सिंधु नदी तक जो है हो गया था, ठीक है, चंद्रगुप्त के प्रारंभिक विजयों में। तो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य का पश्चिमी भारत पर अधिकार प्रमाणित होता है। तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिमी भारत पर भी अपना अधिकार कर लिया था। तो पश्चिम में उन्होंने सौराष्ट्र जो मतलब गुजरात वाला जो एरिया है वहाँ पे भी इन्होंने अधिकार कर लिया था। तो ऐसा हमें किस अभिलेख से पता चलता है, ठीक है, तो रुद्रदामन का जो जूनागढ़ का जो अभिलेख है उससे हमें पता चलता है, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो रुद्रदामन का जो जूनागढ़ का अभिलेख है उससे हमें पता चलता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है उन्होंने पश्चिम भारत पर भी अधिकार प्राप्त कर लिया था, ठीक है। और पश्चिम में पड़ता है आपका सौराष्ट्र गुजरात वाला एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रंथ के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार सौराष्ट्र के साथ साथ अवंती पर भी हो गया था। तो दोस्तों कौन से ग्रंथ के अनुसार जो है सौराष्ट्र और अवंती पर भी अधिकार कर लिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, तो जैन ग्रंथों के अनुसार, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र के साथ साथ अवंती पर भी अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य का विस्तार फैला था। तो दोस्तों इसकी जो मृत्यु के बाद इसका जो साम्राज्य है एक बहुत मतलब लगभग जो है पूरे जो है उत्तर भारत में मतलब पूरे भारत में फैला था। तो पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक इसका जो है साम्राज्य फैला हुआ था। और दोस्तों उत्तर में हिमालय की श्रृंखलाओं से लेकर दक्षिण में मैसूर तक जो है इसका साम्राज्य का विस्तार था, ठीक है। तो पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत से पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक और उत्तर में हिमालय की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में मैसूर तक जो है इसका साम्राज्य फैला हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा पश्चिमी भारत का भाग सौराष्ट्र जिसको हम गुजरात कह सकते हैं भी मौर्य साम्राज्य में शामिल था। इसका साक्ष्य हमें किस शिलालेख से मिलता है। तो दोस्तों ये हमने अभी डिस्कस किया है। तो जो सौराष्ट्र जो है वो भी मौर्य साम्राज्य में शामिल हो गया था, जिसका उल्लेख हमें किस में मिलता है, रुद्रदामन की जूनागढ़ अभिलेख या शिलालेख में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150वीं ईस्वी के रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख में आनर्त और सौराष्ट्र प्रदेश में चंद्रगुप्त मौर्य के किस राज्यपाल द्वारा सिंचाई के बांध के निर्माण का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों सिंचाई के बांध का जो है निर्माण इन्होंने करवाया था इस एरिया में, ठीक है। ऐसा हमें रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख में ऐसा मिलता है, ठीक है। तो उस राज्यपाल का नाम बताना है, तो उसका नाम है पुष्यगुप्त, ठीक है। तो पुष्यगुप्त जो है ये राज्यपाल थे चंद्रगुप्त मौर्य के। इन्होंने सिंचाई के बांध के निर्माण करवाया था, ठीक है। कहाँ पे, सौराष्ट्र या फिर गुजरात वाले एरिया में, ठीक है, आनर्त और सौराष्ट्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस मौर्य शासक ने सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेल्यूकस की आक्रमणकारी सेना को 305 ईस्वी पूर्व में पराजित किया था। तो दोस्तों सिकंदर के जो साम्राज्य के पूर्वी भाग के जो शासक हुआ करते थे वो सेल्यूकस थे, और सेल्यूकस की जो सेना थी, ठीक है, उसको पराजित किया था 305 ईस्वी में। तो किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। तो सेल्यूकस की जो सेना है उसको 305 ईस्वी में पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदुसार किसका पुत्र था। तो दोस्तों बिंदुसार है वो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और दोस्तों चंद्रगुप्त जो है मौर्य की जो पत्नी का नाम क्या था, दुर्धरा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनानी लेखकों ने अमित्रोकेडीज किससे कहा है। तो दोस्तों यूनानी लेखकों ने अमित्रोकेडीज है वो किससे कहा है, तो बिंदुसार को कहा है। बिंदुसार कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्वानों के अनुसार अमित्रोकेडीज का संस्कृत रूप है। तो दोस्तों अमित्रोकेडीज है उसका संस्कृत में इसको अमित्रघात कहते हैं, और अमित्रघात का मतलब होता है शत्रुओं का नाश करने वाला, ठीक है। तो अमित्रघात किसे कहा जाता है, बिंदुसार को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार को कहा जाता है। तो जैनों के अनुसार बिंदुसार को सिंहसेन भी कहा जाता है, ठीक है। तो बिंदुसार को सिंहसेन, अमित्रघात ये इसके उपनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार की माता का क्या नाम था। तो दोस्तों बिंदुसार की माता का नाम था दुर्धरा, ठीक है। ये चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी थी दुर्धरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिव्य वदान के अनुसार बिंदुसार के समय में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, जिसको दबाने के लिए बिंदुसार ने किसको भेजा था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों बिंदुसार के समय में तक्षशिला में विद्रोह हो गया था, जिसको दबाने के लिए बिंदुसार ने किसको भेजा था, तो इन्होंने इस विद्रोह को दबाने के लिए अपने पुत्र जो है अशोक को भेजा था, ठीक है। हालांकि दोस्तों सबसे पहले बिंदुसार ने अपने जो बड़े पुत्र जो है सुसीम को भेजा था, लेकिन वो असफल रहा, ठीक है। और उसके बाद
अशोक को भेजते हैं, ठीक है, और वो तक्षशिला में जीत जाते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रैबो के अनुसार बिंदुसार के समय में मिस्र के राजा एंटियोकस ने राजदूत भेजा था। तो दोस्तों मिस्र के जो राजा एंटियोकस ने राजदूत भेजा था बिंदुसार के दरबार में, वो डायमेकस को भेजा था, ठीक है। तो मिस्र के राजा एंटियोकस ने डायमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था, ठीक है। तो ऐसा मानना है स्ट्रैबो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लिनी के अनुसार मौर्य राज दरबार में किसने डायनोसिस नामक राजदूत भेजा। दोस्तों डायमेकस अलग है, ये राजदूत है एंटियोकस ने भेजा था, जबकि डायनोसिस जो है नामक राजदूत ये किसने भेजा था, ये मिस्र के राजा टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस, ठीक है। तो मिस्र के राजा टोलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायनोसिस को भेजा था राजदूत बनाकर मौर्य दरबार में, ठीक है। ऐसा मानना है प्लिनी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 वस्तुओं की मांग की थी जो है। तो दोस्तों सीरिया के जो शासक एंटियोकस से 3 वस्तुएं मांगी थी बिंदुसार ने। तो कौन कौन सी 3 वस्तुएं मांगी थी? पहली है मीठी मदिरा, दूसरी सूखे अंजीर और तीसरा है दार्शनिक, ठीक है। हालांकि दोस्तों जो मीठी मदिरा, सूखे अंजीर ये वस्तुएं तो एंटियोकस ने जो है सौंप दी थी, लेकिन जो दार्शनिक जो है वो इसको नहीं दे पाया था बिंदुसार को, ठीक है। तो दार्शनिक को छोड़कर शेष सभी वस्तुएं जो है भिजवा दी थी एंटियोकस ने बिंदुसार के पास, ठीक है। लेकिन दार्शनिक जो है वो नहीं भिजवाई थी, दार्शनिक नहीं भिजवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध साक्ष्यों के अनुसार अशोक अपने पिता के शासनकाल में कहाँ का उपराजा या वायसराय था। तो दोस्तों अशोक अपने पिता जो है बिंदुसार के शासनकाल में कहाँ का उपराजा या वायसराय हुआ करता था। तो ये उज्जैनी का होता था या फिर अवंती कह सकते हैं, ठीक है। तो उज्जैनी या अवंती का ये उपराजा हुआ करता था अशोक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत था। दोस्तों संपूर्ण जो भारतवर्ष है अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत था, तो लेकिन कुछ क्षेत्र हैं असम और सुदूर दक्षिण है उसको छोड़कर पूरा संपूर्ण भारत है वो अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत आता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने अपनी प्रजा के विशाल समूह को ध्यान में रखकर किसका प्रतिपादन किया था जिसका पालन आसानी से सब कर सके। तो दोस्तों इन्होंने धम्म जो है का प्रतिपादन किया था जिसका पालन सब कर सके, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अशोक के त्रिविध आयाम कौन से थे। तो दोस्तों अशोक ने जो है त्रिविध आयाम दिए थे, पहला है सहिष्णुता, दूसरा है उदारता और तीसरा है करुणा, ठीक है। तो सहिष्णुता, उदारता और करुणा ये अशोक के त्रिविध आयाम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक किस ईस्वी पूर्व के लगभग राज सिंहासन पर बैठा। तो दोस्तों ये 269 ईस्वी पूर्व में राज सिंहासन पर बैठते हैं, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट डेट है। तो अशोक जो है राज सिंहासन पर बैठते हैं 269 ईस्वी पूर्व, 269 ईस्वी पूर्व में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों में उसे देव नाम प्रिय या देव नाम पियदस्सी कहा गया है, जिसका क्या अर्थ है। तो दोस्तों अशोक को जो है देवनाम प्रिय या देवनाम पियदस्सी भी कहा जाता है, जिसका क्या अर्थ है, देवताओं का प्रिय या फिर सुंदर दिखने वाला, ठीक है। तो देवताओं का प्रिय होता है देवनाम प्रिय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है। तो दोस्तों अशोक को अशोक वर्धन भी कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक की तरह देवनाम पिय या देवनाम पियदस्सी की उपाधि अन्य कौन धारण करता था। दोस्तों हम जानते हैं कि अशोक तो करता ही था देवनाम पिय की उपाधि धारण, और इसके अलावा जो है एक और व्यक्ति जो ये उपाधि धारण करता था जिसका नाम है दशरथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंहली अनुसृतियों। तो दोस्तों सिंहली अनुसृतियाँ हैं दीपवंश और महावंश। इसके अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय संगति हुई थी, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी। दोस्तों हम जानते हैं कि अशोक के शासनकाल में जो पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तीसरी महासंगति का आयोजन होता है, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे मोगलीपुत्र तिस्क, ठीक है। तो मोगलीपुत्र तिस्क ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों आज की क्लास में हमारी 52 क्वेश्चन है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में और अच्छे क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।